हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट थर्ड, ठीक है ना। और हम लोग जो है इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग पर बेस्ड। तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है ना। सॉल्व ऐसे नहीं किए थे केवल क्वेश्चन और आंसर, हम लोगों ने उसका डिटेल सॉल्यूशन किया था कि जिस भी क्वेश्चन से प्रश्न पूछे गए थे उसका हम लोगों ने उस चैप्टर को डिस्कस किया कि उस चैप्टर के क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने जो है उस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, ठीक है। अब उसी के आगे, ठीक है ना, तो पहले में जो आपका फर्स्ट पार्ट था उसमें 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी के आगे 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और आज भी मैं आपको उसी जो है कॉन्सेप्ट पर आगे क्लास को बढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ जिस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक को पहले हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और फिर हम जो है उसके क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको देखो कम समय में बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। आपको ये भी पता चले कि हाँ भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे और कैसे आप क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो टॉपिक भी आपका तैयार होता जाए प्लस आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होती जाए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ में। और देखो उसके आगे का क्वेश्चन आपका ये है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक से। किससे पूछा गया है? काउंटिंग ऑफ फिगर टॉपिक से। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको बताना है कि जो ये आकृति आपको दी गई इसमें ट्रायंगल कितने हैं। तो देखो भाई ट्रायंगल काउंट करने के कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। जैसे ये आकृति आपको दी गई है, अब इस आकृति को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर जितना उस कॉन्सेप्ट के आधार पर पॉसिबल हो उनको पहले हम काउंट कर लें। बाद में जो उसमें छुपे वाले एंगल है, ट्रायंगल हैं, उनको हम बाद में काउंट कर लेंगे। तो आपको पता, अगर आप देखें इस डायग्राम को तो इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा है और स्क्वायर का तरीका आपको पता है कि अगर कभी भी आपको स्क्वायर के अंदर जो है ट्रायंगल जो है इस प्रकार से स्क्वायर आपको दिया गया हो, उसमें डायगोनल दिया गया हो और आपको उसमें ट्रायंगल काउंट करना हो, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है कि इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4 और जो लास्ट नंबरिंग होगी उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा आपका 8। इसी प्रकार से अगर देखो, अब यहां पर देखो, अगर मैं इसकी नंबरिंग कर दूं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 16। क्लियर है? तो सबकी मैंने नंबरिंग कर दी। क्लियर? सबकी मैंने क्या कर ली? सबकी मैंने नंबरिंग कर दी। यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका क्या, देखो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप कर दो 8 क्या 9, यहाँ पे ले लो आप 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है ना। ये आपने नंबरिंग कर दी। अब देखो यहाँ पे अगर देखें तो अगर हम यहाँ पे आपका जो है स्क्वायर 1 2 3 4 वाला लेते हैं, 1 2 3 4 वाला लेते हैं, उसमें इतने आपके ट्रायंगल निकल के आएंगे 8। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे आप ले लें, यहाँ पे आप ले लें 5 6 7 8, तो देखो इसमें भी आपके 8 ट्रायंगल निकल के आएंगे। इस प्रकार से स्क्वायर आपका बना हुआ है। इस प्रकार से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, यहाँ भी आपके 8 ट्रायंगल हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप ले लें 9 10 11 12 को, 9 10 11 12 को अगर आप ले लें तो यहाँ से भी आपको
कितने 8 ट्रायंगल मिल जाएंगे। यहाँ से भी आपको 1 2 3 4, यहाँ से भी आपको 8 ट्रायंगल मिल जाएंगे। देखो ये तो वो हो गए जो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं। अब देखो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सिंगल नंबर वाले कौन कौन से आएंगे, ठीक है ना। तो देखो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 8 3 या 24। तो टोटल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, टोटल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 24, तो ये हो गए प्लस। अब देखो यहाँ पे आपको एक 16 नंबर दिख रहा है। अब देखो सिंगल सिंगल देखो 16 नंबर अब इसमें काउंट नहीं हुआ। 15 नंबर आपको दिख रहा है, 14 नंबर आपको दिख रहा है, 13 नंबर आपको दिख रहा है। तो ये हो गए 4 और ये हो गए 4 और, क्लियर है। अब जरा इसके अंदर छुपे रुस्तम, जो इसके अंदर छुपे उनको जरा काउंट करिए। देखिए एक आपको अगर देखें तो एक आपको ट्रायंगल दिखेगा ये वाला, देखो 3 4 एंड 15, 3 4 एंड 15, और एक दिखेगा आपको 1 2 एंड 16, एक दिखेगा आपको 1 2 एंड 16, क्या दिखेगा 1 2 एंड 16, क्लियर है। एक क्या दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है देखो 4 3 15, ये भी कहाँ काउंट हुआ है, और एक दिख रहा है 1 2 16, एक 2 ये हो गए। इसी प्रकार से अगर 2 आप यहां पर देखें तो एक आपको दिखेगा जो है 11 12 13, और एक आपको दिख रहा है जो है 9 4 एंड 10, एक आपको देखोगे 11 12 13 9 4 14 एंड आपका जो है 10, ये 14 हो गए यहाँ पे, 9 14 और 10 मिला करके। तो कितने हो गए देखो, तो आपके जो है 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, ठीक है ना, 4 ये हो गए, कितने हो गए, तो ये देखो 24 4 28 4 32। और इसके अलावा जो है अगर आप देखें तो एक सबसे बड़ा है, एक जो है सबसे बड़ा है, एक सबसे बड़ा है, तो 24 4 28 28 4 32, और एक हो जाएगा आपका 33। अब देखो और जरा आगे देखो, अब देखो आपको यहाँ एक ट्रायंगल ये दिखाई पड़ेगा, एक ट्रायंगल आपको ये पूरा दिखाई पड़ रहा है, देखो 1 2 3 4 16 15, ये पूरा ट्रायंगल अगर आप देख रहे हैं, ये पूरा ट्रायंगल होगा, ये पूरा ट्रायंगल, एक ये हो गया, ठीक है ना, एक ये हो गया। इसी प्रकार से एक यहाँ पर ये होगा, एक ये होगा, 2 ट्रायंगल ये हो गए, 2 ट्रायंगल ये हो गए, तो यहाँ पे प्लस का 2 ये हो गया, ठीक है ना। अब देखो 2 ट्रायंगल अभी आपको और दिखाई पड़ रहा है, कौन से, जरा इनको देखो। अभी जो है इस ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है ना, ये ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा ये वाला, देखो एक ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना, ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से इसमें देखो ये दिखाई पड़ेगा ये जो है इधर मिलके जो इधर से बनेगा, ये 2 ट्रायंगल और दिखाई दे रहे हैं, तो प्लस का 2 ये हो गया। कितने ट्रायंगल हो गए, तो 24 4 28 28 4 32 32 1 33 4 37। और देखो कोई है क्या, और कोई है, देखो ये 5 6 ये पहले से काउंट हो चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा ट्रायंगल है 8 6, और इस पूरे को मिला के ये पूरा ट्रायंगल है 7 5, और इस पूरे को मिला करके, ठीक है ना। तो कितने टोटल हो गए, टोटल हो गए आपके 37 ट्रायंगल, टोटल कितने हो गए 37 ट्रायंगल। अब कोई बचा ही नहीं, 24 तो यहां से निकल के आए, और बाकी जो छुपे रुस्तम तो उसको हमने काउंट कर लिया। तो टोटल आपके 37 ट्रायंगल हैं इस डायग्राम में। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। कितने टोटल ट्रायंगल, टोटल ट्रायंगल है आपके 37। तो आपको भी ऐसे ही क्वेश्चन करना है, तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारने से बचना है, ठीक है ना। क्योंकि तुक्का तो भाई वो एक एजम्पशन वाली बात हो गई, एक एज्यूम करने वाली बात हो गई, जो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, अर्थात कथन एवं पूर्व धारणाएं, कि भाई सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो फिर 1 नंबर और चला गया, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। और निगेटिव मार्किंग अगर है तो फिर वहां पर तो दिक्कत होती है, इसलिए तुक्का नहीं मारना है, ठीक है ना, तुक्का नहीं मारना है, तुक्का मारने से बचना है, बाकायदे उसको लगा के बताना है, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 37 ट्रायंगल आएंगे। तो इन कॉन्सेप्ट को यूज करना है जो मैंने आपको बताया है, जिसके आधार पे आप बहुत आसानी से बड़े बड़े डायग्राम्स को आप उसमें ट्रायंगल काउंट कर सकते हैं।
सबसे ज्यादा आपसे ट्रायंगल काउंट करने के लिए ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप आसानी से इन सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बताइए भाई क्या होगा। कोशिश हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की करनी है, ये नहीं कि सर मुझे नहीं आता मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। बिल्कुल से आपको नहीं आता तो आएगा ना, लेकिन कोशिश तो करिए। जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आपसे पिक्चर रीजनिंग से पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को केवल पढ़ना है, समझना है और आंसर देना है। जैसे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज shown below the given figures from the given options indicate how it will appear when opened। कागज के एक टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है जैसा कि नीचे दी गई आकृतियों में दिखाया गया है। तो दिए गए विकल्पों में से यह बताएं कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। अब देखिए आपके पास एक कागज है, जैसे एक्स में आपको दिया गया, फिर जो डॉट डॉट है वहां से ही बताया गया कि यहां से इस कागज को फोल्ड कर दिया गया है। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, एक कागज आप लिए हैं और आप उस कागज को फोल्ड कर रहे हैं, तो जो सबसे पहले फोल्ड होगा सबसे लास्ट में वो ओपन होगा, और जो सबसे लास्ट में फोल्ड होगा सबसे पहले वो ओपन होगा। क्लियर है। अब यहां पर देखो, पहले कागज को इस प्रकार से फोल्ड किया गया, फिर कागज को इस प्रकार से फोल्ड कर दिया गया और लास्ट में इस प्रकार से इसको कट कर दिया गया। अब आपको बताना है कि जब इसको हम पूरा का पूरा फिर से कागज को ओपन कर देंगे तो इनमें से कौन सी आकृति मुझे दिखाई पड़ेगी। ए दिखाई पड़ेगी, बी दिखाई पड़ेगी, कि सी दिखाई पड़ेगी, कि डी दिखाई पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप उनको पहले अलग कर दीजिए ऑप्शन में से जो आंसर हो ही नहीं सकते। जैसे यहां पर अगर आप देखें तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो पहले इधर ओपन करेंगे तो ये पूरी ऐसी तो आकृति दिखाई पड़ेगी। जब ऐसी दिखाई पड़ेगी तो ये मुझे बताइए, जब ऐसी दिखाई पड़ेगी तो दो यहां पर भी तो आएंगे आपके ये सर्कल, और दो ऊपर आएंगे, बीच में आपका जो है यहां पे ऐसे स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। जहां भी मैंने डॉट रखा है वहां पे सर्कल आएंगे आपके, वहां पे क्या आएगा, सर्कल आएगा। अब एक चीज देखो, यहां पे दो सर्कल है, यहां पे बीच में आपका स्क्वायर भी है। क्या इसमें ऐसा है? ये तो नहीं हो सकता। क्या इसमें ऐसा है? नहीं, ये भी नहीं है। डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि डी में देखो ऊपर नीचे कहीं स्क्वायर है, आंसर कौन सा होगा? ए ही होगा। आंसर ए के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से तो आकृति दिखाई पड़ेगी, जैसी आकृति यहां पर है वैसी आकृति ऊपर दिखाई पड़ेगी, और ऐसी दो आकृति इधर और दिखाई पड़ेंगी। तो यहां पे आपको चार ही तो स्क्वायर दिखाई पड़ेंगे। तो भाई ए और बी में से कोई होता तो बी तो इसलिए है क्योंकि यहां पे आपका ये जो यहां पे सर्कल कट कर दिया गया है, ये यहां पर नहीं सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। सी और डी तो हो ही नहीं सकते। क्लियर है। तो जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसमें वो आंसर दीजिए, वो आंसर पहले निकालिए जो हो ही नहीं सकता, जिसका जो आंसर होगा वो चीख के आपसे कहेगा भाई मैं हूं, मुझे आंसर टिक करिए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका जो है कि इफ अ मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन mn देन विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। यदि mn रेखा पर एक दर्पण रखा जाता है तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सही प्रतिबिंब है। अब देखिए, अगर बात हम करते हैं मिरर इमेज की, बात कर भी वो मिरर इमेज की रहा है आपसे, तो मिरर इमेज में आपको याद रखना है कि भाई मिरर तो एक होता है, रखने के दो तरीके होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है ना। तो जैसे अगर हम यहां पे देखें, अगर कभी भी मिरर इस प्रकार से रखा हो तो ये रखा जाता है आपका वर्टिकल। ये किस प्रकार से रखा है आपने? ये रखा है आपने वर्टिकल, ठीक है ना, वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल मिरर में क्या होता है? वर्टिकल मिरर में राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट से, राइट चेंज हो जाता है लेफ्ट से, और लेफ्ट चेंज हो जाता है राइट से, लेफ्ट चेंज होता है राइट से, लेफ्ट चेंज होता है राइट से, और अप एंड डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता।
क्लियर है, समझ में बात आ रही है। राइट चेंज होता है लेफ्ट से, लेफ्ट चेंज होता है राइट से, लेकिन अप और डाउन में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, नो चेंज। कब? जब मिरर कैसा रखा जाता है? वर्टिकल, ठीक है ना। अगर मिरर हॉरिजेंटल रखा जाता है, इस प्रकार से मिरर रखा हो, मिरर हॉरिजेंटल रखा हो, तो ध्यान दीजिएगा हॉरिजेंटल मिरर में जो है अप बदलता है डाउन से, अप बदलता है डाउन से, डाउन बदलता है अप से, डाउन बदलता है आपका अप से, और लेफ्ट एंड राइट में कोई चेंजमेंट नहीं होता। लेफ्ट एंड राइट नो चेंजमेंट, लेफ्ट एंड राइट में कोई बदलाव नहीं होता। क्लियर है। ये कैसा रखा गया है मिरर? ये रखा गया है हॉरिजेंटल, ये रखा गया है हॉरिजेंटल। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, अगर क्वेश्चन में कोई भी मिरर आपका बन करके नहीं आया, ठीक है ना भाई, क्वेश्चन में कोई भी मिरर बन के नहीं है कि उसने कहा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो हमेशा आप पहले किसकी बात करते हैं? वर्टिकल मिरर की, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे? वर्टिकल मिरर की, ठीक है। अब जैसे यहां पर देखो दिया गया कि भाई mn पर आपको दर्पण रखना है, mn लाइन पर, तो mn लाइन पे जब आप रखेंगे तो यहाँ पे वर्टिकल रखा जाएगा। मिरर जो रखा जाएगा वो कैसा रखा जाएगा? वो यहाँ पे वर्टिकल रखा जाएगा। मिरर आप रखेंगे यहाँ पे वर्टिकल, और जब वर्टिकल रखेंगे तो लेफ्ट से राइट बदलेगा, राइट से लेफ्ट बदलेगा, लेकिन अप डाउन नहीं बदलेगा, अप डाउन नहीं बदलेगा। तो अब एक चीज जरा देखो, ये जो सर्कल है, ये सर्कल, अब देखो यहां पे, फिर इसको ऐसे याद रखो कि जब वर्टिकल मिरर होगा तो जो जितना मिरर से दूर है वो दूर ही दिखाई पड़ेगा, जो पास है वो पास दिखाई पड़ेगा। तो ये बताओ कि ये तो सर्कल दूर है ना मिरर से, तो मिरर ये सर्कल दूर ही जाएगा, लेकिन बदलाव तो होगा ना, लेफ्ट राइट बदलेंगे, यहाँ पे बदलाव ही नहीं है, यहाँ तो बदलाव ही नहीं है। ए में जैसा डायग्राम यहाँ था वैसा डायग्राम यहाँ पर है, जबकि लेफ्ट राइट आपस में बदल जाएगा, ठीक है ना, अप डाउन नहीं बदलेगा। दूसरी बात, अगर हम बी की बात करें तो बी में देखो, बी में सेम यही डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है ना। सी की अगर बात करें तो यहाँ पे सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अप डाउन तो बदलेगा ही नहीं, केवल लेफ्ट राइट बदलेगा। आंसर आपका डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। देखो ये दूर है तो दूर दिखाई पड़ रहा है, ये लाइन पास है तो पास दिखाई पड़ रही है, तो जो जितना दूर है उतना दूर जाएगा वर्टिकल मिरर में, और जो पास में है वो पास में आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही मिरर इमेज होगी इस दी गई इमेज की। क्लियर। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं पे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है डाइस से। अगला क्वेश्चन किस टॉपिक से दिया गया है? डाइस टॉपिक से। क्वेश्चन है कि देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ए डाइस शोज बिलो, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू 2 डॉट्स। नीचे एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 2 बिंदुओं के विपरीत कितने बिंदु हैं? ये स्थितियां हैं 3, ध्यान रखिएगा। ये 3 अलग अलग पासे नहीं है, 3 स्थितियां हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो अब आपको बताना है कि जहां जो 2 डॉट है उसके अपोजिट में कितने डॉट होंगे। तो यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपसे 2 से ज्यादा स्थितियां आपको दी गई हों, मोर देन 2 कंडीशन दी गई हों, 3 दी जाए, 4 दी जाए, 5 दी जाए, 6 दी जाए, आपको केवल 2 रूल लगाना है। कौन सा? एक रूल लगाना है कि जो है ऐसी 2 स्थितियों को लेना है जिनमें कोई एक अंक कॉमन हो, ठीक है ना, या फिर ऐसी 2 स्थितियों को लेना जिनमें कोई 2 अंक कॉमन हो, ठीक है ना। अब जैसे, और दूसरी बात, जैसे एक दिमाग में हमारी बात है, जैसे यहाँ पे 3 स्थितियां दी गई हैं, क्या तीनों का प्रयोग करना जरूरी है क्या? तो आपके दिमाग में बात आती है नहीं, तीनों का यूज करना कोई जरूरी नहीं। जिन 2 से आपका आंसर आ जाए, जिन 2 से आपका आंसर आ जाए उन 2 को आप ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, ठीक है ना, चाहे वो कितनी भी स्थिति क्यों ना दी गई हो। दूसरी बात, डाइस हमेशा एक होता है, उसकी स्थितियां कितनी भी हो सकती हैं। डाइस 4 या 5 कभी नहीं आपके उसमें आते, उसमें लिखा होता है कि एक पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, 3 स्थितियां दी गई, ये लिख के 4 पासे दिए गए हैं। यहां भी देखो लिखा है कि 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। तो एक पासे की स्थितियां कितनी भी हो सकती हैं, पासा हमेशा एक होता है। क्लियर है। अब देखो यहां पे कैसे करेंगे। यहां पे जैसे हमने केवल फर्स्ट और सेकंड लिया, फर्स्ट एंड सेकंड लिया,
दूसरी बात ध्यान रखना, आपके डाइस में 6 अंक 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंक आपके क्लियर होते हैं। बाकी यदि इन अंकों के अलावा कुछ और दिया गया है, चाहे किसी का नाम हो, चाहे कोई डायग्राम हो, तो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप एज्यूम नहीं कर सकते। बाकी अगर ये नंबर दिए गए हैं 1 2 6 तो ये एकदम क्लियर है कि भाई ये 1 2 6 ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा कुछ और दिया गया तो फिर वो 6 के 6 आपको पता होने चाहिए। क्लियर। अब देखो डॉट है तो डॉट को किस में कन्वर्ट कर लो, नंबर में कन्वर्ट कर लो। डॉट को आप नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां पे अगर आप फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो कुछ ऐसा आपका बना हुआ है। देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, यहां पे आपका कितना है 2, यहां पे 4 और यहां पे है आपका 6, यहां पे कितना है आपका 5 1 और यहां कितना है आपका, यहां है आपका 6, ठीक है ना। और दूसरी बात ध्यान रखना कि हमने यहाँ पे डॉट को इसमें कन्वर्ट कर लिया नंबर में, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है आपका कि अब यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड ले लिया, ठीक है। उन दो स्थितियों को आपको नहीं लेना जिनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो। जब आपको मोर देन 2 कंडीशंस दी जाएं तो उन दो स्थितियों को बिल्कुल नहीं लेना। आप सर आपने तो कहा 2 स्थितियों, किन्हीं भी 2 को ले लेना, किन्हीं भी 2 को ले लेना और अपना आंसर निकाल देना। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि उन 2 को नहीं लेना जिनमें कोई भी अंक कॉमन ना हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका 6 क्या है, दोनों में कॉमन है। 6 दोनों में क्या है, कॉमन है। जब 6 कॉमन है तो अब जरा ध्यान से मेरी बात समझना, 6 दोनों में कॉमन है, दोनों की सतह भी कॉमन है। 6 दोनों में कॉमन है, दोनों की सतह भी कॉमन है, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। जब दोनों दो स्थितियां दी गई हैं, जो दोनों आपने लिया है उनमें कोई एक नंबर भी कॉमन हो, उसकी सतह भी कॉमन हो, तो डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं कि समान सतहों में लिखे अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहां पर देखो 6 की सतह समान है तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 1 और 2 का अपोजिट हो जाएगा 5, एक अंक बच गया 3, 3 का अपोजिट हो जाएगा 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आपका आंसर आ जाएगा, जिससे पूछा जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। 2 के अपोजिट पूछा गया तो आंसर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। अब एक बात दिमाग में आती है कि सर अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ले सकता हूं क्या? तो आपने कहा कि फर्स्ट और थर्ड हम नहीं ले सकते, कि ले सकते हैं। देखो यहाँ पे है 2 4 6, हाँ ले सकते हैं बिल्कुल। अगर हम फर्स्ट थर्ड ले लें तो क्या आंसर यही आएगा? जरा लेके देख लो भाई। फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया हमने, क्या ले लिया, फर्स्ट एंड थर्ड ले लिया। फर्स्ट कुछ ऐसा बना है, यहाँ पे इसको डॉट को आप नंबर में कन्वर्ट करो तो यहाँ पे क्या है आपका 4, यहाँ पे है आपका 6 और यहाँ पे है आपका 2। दूसरा जो दिया गया है थर्ड नंबर कुछ ऐसा है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है। थर्ड नंबर में क्या है, देखो आपका यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है। अब देखो दोनों में कौन सा कॉमन है? दोनों में कॉमन है 4। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, देखिए जब फर्स्ट और सेकंड लिया दोनों में क्या कॉमन था, 6, लेकिन उसकी सतह भी तो कॉमन थी। तो जब सतह भी कॉमन हो, नंबर भी कॉमन हो, तो समान सतहों में लिखे अंक एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अब यहां पर देखो नंबर तो कॉमन है, नंबर तो कॉमन दोनों में 4 है, लेकिन क्या सतह कॉमन है? क्या देखो, क्या सतह कॉमन है? क्या नहीं, सतह कॉमन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? फिर आप जो अंक दोनों में कॉमन है उसको बेस मान के और दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। जैसे देखिए यहां पर देखो, अगर मैं पहले को ले लूं तो 4 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आएगा, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 2। देखो ऐसे घुमाना, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है ना। यहां से घुमाएंगे, जहां पे कॉमन अंक लिखा है वहीं से घुमाना है आपको। यहां पे 4 के बाद 3 के बाद 5। देखो 6 के नीचे 3 आया तो 6 का अपोजिट 3, 2 के नीचे 5 आया तो 2 का अपोजिट 5 और 1 बच गया तो 4 का अपोजिट 1। देखो यहां से भी यही निकल के आया, यहां से भी आपका यही निकल के आया। अब एक चीज जरा ध्यान से और सुन लीजिएगा कि इस रूल को आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस रूल को आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। जो रूल आपने फर्स्ट और सेकंड को लेकर के अप्लाई किया था
वो रूल आप फर्स्ट और थर्ड में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में जो रूल आपने अप्लाई किया है वो फर्स्ट और सेकंड में आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? लेकिन आंसर आप किन्हीं भी दो को लीजिए, आप फर्स्ट सेकंड को क्या ले सकते हैं, क्या देखो बिल्कुल ले सकते हैं, दोनों में 6 कॉमन है। फर्स्ट सेकंड तो हमने लिया था, सेकंड थर्ड ले सकते हैं, आपने कहा बिल्कुल ले सकते, दोनों में 5 कॉमन है, कोई भी दो ले लीजिए, आंसर आपका कभी अलग नहीं आएगा। और अलग अलग अगर आंसर आता भी है तो आपका मेथड नहीं गलत है, हो सकता दिया गया आपका डाइस जो है वहां पे गलत लिखा हो। क्लियर है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट में क्या आ जाएगा 5, तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका सी। 2 के अपोजिट में 5 आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका सीरीज से दिया गया है, इसको हम रिपीटेड सीरीज भी कहते हैं, ठीक है ना। Which one set of letters when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it? अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। अब देखिए अल्फाबेट की आपको एक सीरीज दी गई है और आपसे पूछा गया है कि जहां जहां जो इसमें ब्लैंक स्पेस है उसको फिल करने के लिए यहां पर क्या आप भरेंगे। पहले ऑप्शन में दिया गया है AC BC AB CC B CA CB CA BA, तो क्या यहां पर फिल किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जो है क्वेश्चन के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। कैसे देखो जरा भाई, A है, फिर यहाँ पे डैश, फिर B है, फिर डैश, फिर C है, फिर डैश, फिर A है, फिर डैश, फिर BC है, फिर डैश, फिर B है, फिर डैश, फिर CB है। ठीक है, अब एक चीज देखो, एक चीज जरा देखिए, C के बाद B है, C के साथ क्या है B है। अगर C के साथ B है तो यहां पर भी C के साथ B होगा, तो आपने कहा ACB आपका ये तो बन गया। अब देखो C के साथ B है तो C के साथ B तो आएगा ही आएगा, C के साथ क्या आएगा B आएगा, ठीक है ना। अब आपने यहां C तो भर दिया, अब C अगर भर दिया तो C के साथ 2 ऑप्शन है, एक डबल C है और एक CA है। अब अगर हम यहां पर देखें तो C के साथ B चला गया और यहां भी देखो C के साथ क्या जाएगा B, तो ये भी आपका ACB आ गया, ACB, ठीक है ना। अब एक चीज जरा देखो, अगर मुझे C के साथ, चूंकि ये दोनों एकदम कंप्लीट थे तो C, अब ये बीच वाला मुझे अगर मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, तो CBC। अब देखो CB, अब एक चीज जरा समझो, अगर मैं यहां पे लेता हूं तो C के बाद अगर मैं A ले लेता हूं तो यहां पर B नहीं है। देखो C के बाद अगर मैं यहां पे A ले लेता हूं कि ACB, लेकिन यहां पे नहीं बन रहा है ACB। और यहां पर एक चीज और है कि C के साथ A तो मैंने ले लिया, लेकिन फिर यहां पे आपका C नहीं आएगा। देखो CAB आना चाहिए, यहां पे CAC है, इसलिए यहां पर ये तो गलत हो गया क्योंकि यहां पर मैं A नहीं ले सकता। अब आपने कहा कि 2 ऑप्शन C के साथ में B और C, A तो होगा ही नहीं क्योंकि वहां पर तो आपका जो है क्या आएगा, वहां पर तो आपका C आएगा, तो क्लियर है, तो A तो होगा नहीं। B और C में जरा देखो, तो अगर B और C के साथ यहां पे मैं C भर दूं तो ACB डबल CB कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पे ACB हो जाएगा। ये यहाँ पर हम ऐसे भी करते, अगर यहाँ पे भी हम CB भरे तो डबल CB बन जाता, तो देखो ACB डबल CB फिर से आ जाता। तो क्या फिल किया गया, आपने क्या फिल किया, डबल C, फिर B, फिर C, फिर आपका C और फिर A, डबल C A, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सीरीज के माध्यम से ही कीजिए, ठीक है ना, सीरीज के माध्यम से करेंगे तो बहुत आसानी से कम कंफ्यूजन में आप ऐसी सीरीज को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पे क्या फिल किया गया, डबल सी ए, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो बहुत आसान तरीके से तो एकदम डिटेल सॉल्यूशन कि कैसे आपको करना है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, भाई अब यही क्वेश्चन पूछ लिया बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन पूछाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये 100% लिख के रख लो, 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए क्या होगा भाई, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिलोगिज्म में से। किससे पूछा गया है? सिलोगिज्म टॉपिक से। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन एंड कैन डेफिनेटली बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। दिए गए कथन को सत्य माने और तय करें कि दिए गए कथन में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अब देखो भाई, जो कथन है वो यहाँ का राजा है, ठीक है ना, इसको हम कथन निष्कर्ष के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सिलोगिज्म में बोला जाता है। तो अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो यहाँ का राजा है, उसकी ही यहाँ पर चलती है। जो वो कहेगा वो आपको उसकी बात माननी पड़ेगी। उसने कहा अभी रात है तो आप कहेंगे अभी रात है। वो कहे कुछ कुत्ते गधे हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल कुछ कुत्ते गधे हैं। तो जो स्टेटमेंट कहेगा उसकी बात आपको माननी है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है और फिर डायग्राम को बना करके फिर आपको निष्कर्ष निकालना है। आंसर आपको ABCD के अकॉर्डिंग देना है। जैसे स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है कि सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर्स, कुछ राजनेता सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दूसरा है कि ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर्स, सभी डॉक्टर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो निष्कर्ष है पहला कि सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस, कुछ डॉक्टर राजनेता हैं। दूसरा कह रहा है कि सम सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर्स एज वेल एज पॉलिटिशियंस, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर होने के साथ साथ राजनेता भी हैं। अब आपको आंसर देना है ABCD में। ए देना है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, बी कब देना है ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, सी कब देना है नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो और डी देना है ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। तो आंसर जो आपको देना है वो ABCD के अकॉर्डिंग देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसे आपके एग्जाम में भी आएगा, ऐसा नहीं कि वहां कुछ अलग आएगा। हो सकता है ये ABCD का क्रम कुछ और भी आ जाए, जरूरी नहीं कि यही आए, ठीक है ना, लेकिन आएगा क्वेश्चन ऐसे ही, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद तो यहां पर जरा डायग्राम बनाने से पहले एक चीज समझिए, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मतलब है कि जो चीज वहां पर बताई गई है। जैसे उसने कहा कि भाई सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर्स, कुछ राजनेता सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो कुछ राजनेता जब सामाजिक कार्यकर्ता है तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राजनेता भी होंगे। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो, जितनी दी गई हो, उतना जितना आपको पता है उतने के बारे में तो आप 100% कह सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज मुझे पता है, ये चीज 100% सही है। जैसे यहां पे कहा गया कि कुछ राजनेता सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अगर मैं कहूं कुछ सामाजिक कार्यकर्ता राजनेता हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये बात स्टेटमेंट ने मुझे बताई है। लेकिन जो चीज मुझसे नहीं बताई गई उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। अगर हम सिलोगिज्म की बात करें तो सिलोगिज्म में आपके 3 वर्ड मेन होते हैं, सम, ऑल एंड नो एनी, अर्थात कुछ, सभी और कोई नहीं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट के आधार पे आपको चीज समझाऊं, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया कि सम ARB, सम ARB, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो ये हो गया A और ये हो गया B, सम ARB, कुछ AB हैं। तो जब सम ARB कुछ AB हैं तो कुछ भी A भी होंगे। तो अगर मैं कहूं कंक्लूजन में कि भाई सम BRA, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। भाई मैंने आपसे बताया ना कि सम ARB, मैंने आपको जानकारी दी कि कुछ AB हैं। तो अगर मैं आपसे कंक्लूजन कहूं, निष्कर्ष कहूं कि कुछ BA हैं, तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। उसी प्रकार से तो ये डायग्राम किसके लिए बनेगा, सम के लिए। अगर स्टेटमेंट आपका दिया हो कुछ ऐसा कि ऑल ARB, ऑल ARB, तो आप कहेंगे भाई ये A हो गया और ये हो गया B। ऑल ARB का डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल ARB का डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे। अब यहां पर एक चीज जरा समझो, जो A है वो छोटा सर्कल है, जो B है वो बड़ा सर्कल है। A जो है वह B के घर में रह रहा है, तो इसको ऐसे समझ लो कि जो छोटा सर्कल होता है वह बड़े सर्कल में सम और ऑल दोनों पार्ट आते हैं। अर्थात अगर मैं कहूं कि सम ARB तो भी सही होगा, ऑल ARB तो भी सही होगा। लेकिन जो बड़ा सर्कल होता है वो छोटे सर्कल में केवल सम आता है
ऑल नहीं आता। अगर मैं कहूं कि ऑल बी आर ए गलत है, लेकिन अगर मैं कहूं कि सम बी आर ए तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। तो और जो है यहां पर देखो ये किसके लिए बनेगा, आपका ऑल के लिए। अगर हम इसी प्रकार से बात करें जो है यहां पे स्टेटमेंट लें कि नो ए आर बी, नो ए आर बी, तो इसके लिए बनेगा डायग्राम कुछ इस प्रकार से, यहां पे ए बना दिया और यहां पर आपने बी बना दिया। क्लियर है, समझ में बात आई कि सम के लिए किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से डायग्राम, ऑल के लिए इस प्रकार से बनेगा और नो एनी के लिए इस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब जरा आते हैं अपने स्टेटमेंट में, और स्टेटमेंट के द्वारा हम बनाते हैं सबसे पहले डायग्राम। देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर्स। ठीक है ना, ये फर्स्ट है, यहां पे ध्यान रखना, ये फर्स्ट है। क्लियर, क्या ये फर्स्ट, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो यहां पे देखो जरा, सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर्स, तो सम पॉलिटिशियंस, तो यहां पे आपने ये बना दिया पॉलिटिशियंस, और पी से हो गया पॉलिटिशियंस, और एस से हो जाएगा आपका सोशल वर्कर। तो सम पॉलिटिशियंस आर सोशल वर्कर्स, ऐसा डायग्राम बनेगा। दूसरा क्या कह रहा है कि ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर्स, ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर। तो एक काम करें, सर्कल थोड़ा और बड़ा सा बनाते हैं, इस सर्कल को थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, कुछ ऐसा। तो ये तो सोशल वर्कर हो गया, और ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर, तो ये हो जाएगा आपका डॉक्टर, ये हो जाएगा आपका डॉक्टर। कुछ ऐसा डायग्राम आपका बनेगा। तो यहां पर देखो क्या है आपका, सम पॉलिटिशियन आर सोशल वर्कर्स, और दूसरा क्या है आपका कि ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर, तो ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर। अब एक चीज जरा समझो कि ऑल डॉक्टर्स आर सोशल वर्कर, तो डॉक्टर का पूरा सर्कल सोशल वर्कर के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन इस डॉक्टर का पॉलिटिशियन से कोई रिलेशन नहीं है। तो जितनी जानकारी आपको दी गई है, ठीक है ना, उतना तो आप 100% कह सकते हैं। बाकी जो जानकारी आपको नहीं है उसके बारे में आप 100% कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि क्या जो है सभी डॉक्टर पॉलिटिशियन हो सकते हैं, हो सकते हैं मे बी, लेकिन है नहीं। अगर मैं कहूं कि सभी डॉक्टर पॉलिटिशियन है क्या, नहीं है, नहीं, लेकिन हो सकते हैं मे बी, बिल्कुल। तो अब यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, पहला कंक्लूजन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन है कि सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस, सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियंस, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि पॉलिटिशियन और डॉक्टर में कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये कहना कि सम पॉलिटिशियंस और डॉक्टर बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, क्योंकि भाई जितनी जानकारी आपको दी गई है उसमें आप देखें ना, डॉक्टर और पॉलिटिशियन में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो भाई कुछ डॉक्टर पॉलिटिशियन आप नहीं कह सकते, इसलिए पहला आपका गलत। दूसरा क्या है, दूसरा जरा देखो क्या कह रहा है। दूसरा है आपका कि सम सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर्स एज वेल एज पॉलिटिशियंस, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर होने के साथ साथ राजनेता भी हैं। तो आपने कहा कि सम जो है, देखो ये सोशल वर्कर्स हैं, ये पॉलिटिशियन है, ये डॉक्टर हैं। तो यहां पर देखो भाई, जो कुछ सोशल वर्कर हैं वो डॉक्टर के साथ साथ जो है आपके पॉलिटिशियन भी हैं। बिल्कुल सही बात, दूसरा आपका सही है, क्योंकि देखो भाई सम पॉलिटिशियन आप सोशल वर्कर, तो सम सोशल वर्कर्स आर पॉलिटिशियन, तो सम डॉक्टर्स आर पॉलिटिशियन, ये तो गलत है कि ये सही कि सम सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर्स एज वेल एज पॉलिटिशियंस। तो देखो ये डॉक्टर, भाई अब जो बड़ा सर्कल है वो छोटे सर्कल के अंदर सम पार्ट आता है, तो सम सोशल वर्कर्स आर डॉक्टर, ये भी सही है, और सम सोशल वर्कर्स आर पॉलिटिशियन, ये भी सही है। तो कुछ डॉक्टर जो यानी कुछ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर होने के साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं। तो दूसरा वाला आपका 100% सही है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन आपका रैंकिंग टेस्ट से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि महेश इज टॉलर देन सुरेश, संयोग इज टॉलर देन महेश, रमेश इज टॉलर देन संयोग, पुनीत इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल,
इफ दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स हु विल बी एग्जैक्टली इन द मिडल। महेश सुरेश से लंबा है, संयोग महेश से लंबा है, रमेश संयोग से लंबा है, पुनीत सबसे लंबा है। यदि वे अपने ऊंचाई के अनुसार खड़े हों तो ठीक मध्य में कौन होगा? रमेश होगा, संयोग होगा, सुरेश होगा कि महेश होगा? तो जरा देखिए यहां पे, अब ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है? जैसा आपसे क्वेश्चन कह रहा है वैसा डायग्राम बना लीजिए। जो लंबा है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटा है उसको नीचे रखेंगे। देखो कैसे, महेश इज टॉलर देन सुरेश, तो हमने यहां पे महेश को लिखा, यहां पे हमने महेश को लिखा, महेश इज टॉलर देन सुरेश, यहां पे आपने सुरेश को लिख दिया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? संयोग इज टॉलर देन महेश, संयोग इज टॉलर देन महेश। ठीक है, महेश। फिर क्या कह रहा है कि रमेश इज टॉलर देन संयोग, रमेश इज टॉलर देन संयोग। और लास्ट में क्या कह रहा है कि पुनीत इज टॉलेस्ट ऑफ ऑल, तो पुनीत तो इन सब से ऊपर बैठेगा ना। इफ दे स्टैंड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट्स, देखो जरा, अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर कौन आएगा? तो आपने कहा पुनीत, सबसे ऊपर होगा पुनीत, सबसे ऊपर होगा पुनीत। ठीक है ना, पुनीत। अब देखो, महेश सुरेश से लंबा है और महेश से संयोग लंबा है, संयोग से रमेश लंबा है, तो पुनीत के नीचे कौन होगा? रमेश। पुनीत के नीचे कौन होगा? रमेश। रमेश के नीचे कौन होगा? संयोग, चूंकि संयोग से लंबा कौन है? रमेश, तो यहां पे होगा संयोग। संयोग से नीचे कौन होगा? महेश। और महेश से नीचे कौन होगा? तो आपने कहा सुरेश। सबसे छोटा कौन है? सुरेश। सबसे लंबा कौन है? पुनीत। तो पूछा क्या गया कि मिडिल में कौन होगा? मिडिल में कौन होगा? तो मिडिल में हो जाएगा आपका संयोग। मिडिल में कौन है? संयोग, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मिडिल में कौन है? तो मिडिल में है संयोग, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक मध्य में कौन आएगा? संयोग आएगा। तो समझ में आया कैसे करना है? जो जिससे बड़ा है उसको हमने ऊपर रखा, जो छोटा उसको हमने नीचे रखा। तो पहले हमने अलग अलग बना लिया, बाद में इनको एक साथ सबको इकट्ठा कर दिया। तो भाई पुनीत तो सबसे लंबा है, तो सबसे ऊपर कौन बैठेगा? पुनीत। पुनीत के नीचे कौन आएगा? रमेश, चूंकि रमेश संयोग से लंबा है, संयोग महेश से लंबा है और महेश सुरेश से लंबा है, तो सबसे छोटा कौन है? आपका सुरेश। सबसे लंबा कौन है? पुनीत। तो यहां पे मिडिल में हमसे पूछा गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका संयोग। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा जाता है, कभी कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा तो भी आप लगा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो पहले सुरेश, फिर महेश, फिर संयोग, फिर रमेश, फिर पुनीत। अगर इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएं तो पहले पुनीत, फिर रमेश, फिर संयोग, फिर महेश, फिर सुरेश। जैसा आपसे कहेगा वैसा आप कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पे मिडिल पूछा गया, आंसर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं भाई, कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बिल्कुल कोशिश अपनी जारी रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को रीड करके सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना है, ठीक है। यहां पे जरा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन अ रो 25 ट्रीज आर प्लांटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। The distance between first and 25th tree is 30 meter. What is the distance between third and 15th tree? एक पंक्ति में 25 पेड़ एक दूसरे से समान दूरी पर लगाए गए हैं। पहले और 25वें पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, तो तीसरे और 15वें पेड़ के बीच की दूरी कितनी है बताइए? 8 मीटर है, 15 मीटर है, 16 मीटर है कि 18 मीटर है? तो एक बार कोशिश जरूर करें। कोशिश देखिए जारी रखना है, आंसर आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश जरूर करिए। क्वेश्चन को पढ़ करके उसको, चूंकि रीजनिंग कोई सब्जेक्ट नहीं है, मैं बार बार आपसे ये बात कहता हूं, रीजनिंग केवल एक थिंकिंग है, आपको सोच करके आंसर देना है। तो जरा सोचिए यहां पर क्या आंसर आ सकता है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि आपका डी आएगा?
तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई ये। देखो यहाँ पे कह रहा है कि एक पंक्ति में 25 पेड़ एक दूसरे से समान दूरी पर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहले और 25वें पेड़ के बीच की दूरी आपको दी गई है। जैसे मान लो ये फर्स्ट, फिर ये सेकेंड, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ, ऐसे करते करते जो है यहाँ पे आपका एक 25वां पेड़ भी लगा है। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका जो है फर्स्ट है, और यहाँ पे जो पेड़ है ये आपका 25वां है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका ये पेड़ लगा है ये आपका 25वां है। अब कह रहे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 30 मीटर की है। तो यहां पर देखो भाई 1 से 2, 2 से 3, लास्ट में 25वां, अब 25वां तो लास्ट है ना। तो यहां पर देखो अगर मैं कहूं कि 24 इक्वल्स टू आपका 30 मीटर के है, 24 इक्वल्स टू कितने के, 30 मीटर के। बात मेरी समझिएगा। तो 20 इसलिए ना कि भाई एक लास्ट वाला तो छूट जाएगा ना। यहां से देखो इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की, इनके बीच की, तो यहां तक इनके बीच की आएगी, 25वां नंबर तो छूट जाएगा भाई, वहां पे तो कहानी खत्म हो गई, उसके आगे तो हमें जाना नहीं है। तो 24 इक्वल्स टू 30 मीटर के, तो 1 इक्वल्स टू कितने के हो जाएगा, 30/24 मीटर, ये हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है। अब देखो कह रहा है कि आप मुझे बताएं कि तीसरे और 15वें पेड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो फिर बात वही आती है कि जब आप थर्ड से यहां काउंट करेंगे, थर्ड से यहां से काउंट करेंगे, ये थर्ड नंबर है, और यहां पे कहीं होगा आपका 15th नंबर, यहां पे कहीं होगा आपका 15th नंबर। तो इनके बीच जो पेड़ आएंगे वो कितने आएंगे आपके 12। भाई जैसे 1 to 25 के बीच में कितने आए, 24। तो भाई 3 to 15 के बीच में आपके आएंगे 12 पेड़। तो 12 पेड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं आपको कहूं कि 12th पेड़ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है ना भाई। जिस प्रकार से फर्स्ट टू 24 कितने आए, 25 कितने आए बीच में 24, उसी प्रकार से 3 to 15 के कितने आएंगे 12। तो 12 की जो है लंबाई, 12 के बीच की लंबाई कितनी होगी, तो आपने कहा एक की जो है 30/24 है, तो 12 की कितनी हो जाएगी, तो 12 2 जा 24, 2 15 जा 30, ये आ जाएगी आपकी 15 मीटर। कितनी आ जाएगी, 15 मीटर। बात मेरी समझ में आई भाई। 1 से 25 तक की जो डिस्टेंस दी गई थी 30 मीटर की दी गई थी। तो आप मुझे बताएं कि 1 से 25 के बीच में कितने पेड़ आएंगे, 24 आएंगे। तो 24 इक्वल्स टू 30 मीटर को, तो 1 इक्वल टू 30/24। तो 3 to 15 में आपके 12 पेड़ आएंगे। तो 12 की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 12 इक्वल्स टू हो जाएगा 30/24 इंटू 12। चूंकि 1 की वैल्यू आपको पता है, तो 12 कितनी हो जाएगी 15 मीटर। तो 3 to 15th ट्री के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आ गया आपकी होगी 15 मीटर की। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के जरा आंसर भाई डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज से पूछा गया है, ठीक है ना, अल्फाबेटिकल सीरीज से। फाइंड द मिसिंग टर्म, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यहां पे दिया है ADGJ, फिर है YBSP, फिर है KNQT, और फिर है आपका क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, QTWZ आएगा कि OLIF आएगा कि LORU आएगा कि जो है आपका SBZB आएगा, ठीक है। तो अब देखो जैसे ही बात अल्फाबेट की आती है, तो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जैसे ही बात अल्फाबेट की हो, हमेशा जब भी आप अल्फाबेट को सॉल्व करिए, हमेशा अल्फाबेट के कोड के द्वारा क्वेश्चन को लगाइए। आप बहुत आसानी से और कम समय में आंसर दे पाएंगे। तो देखो आप इसको किससे लगाएंगे, आप लगाएंगे इसको अल्फाबेट के कोड से। तो अगर हम कोड की बात करें, देखो यहां पे तो दिया गया है आपका A, फिर दिया गया है पहले में देखो ADGJ दिया गया है, ADG एंड J दिया गया है। A का कोड 3, D का 4, G का 7 और J का 10। अगर यहां पे आप देखें, यहां A का 1 होता है, A का 3 नहीं होता, A का कोड 1। इसी प्रकार से देखो Y फिर आपका दिया गया है V, फिर है आपका S और फिर है P। अगला है आपका K, फिर है आपका N, फिर है Q और फिर है T। अब देखो यहां पर Y का कितना है 25, B का 22, S 19, P 16, ओके, K 11, N 14,
Q17, T20। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर हम इनके बीच के डिफरेंस की बात करें, ठीक है, अब अगर देखो, अगर हम A से Y लाते हैं या Y से K लाते हैं तो काफी ज्यादा डिफरेंस है भाई। A से Y लाने में हमें प्लस का 24 करना पड़ेगा, 25 से 11 लाने के लिए हमें माइनस का 14 करना पड़े, माइनस कितना करना पड़ेगा 14 नहीं, माइनस का 13 करना पड़ेगा कि 14 करना पड़ेगा, 14 करना पड़ेगा, ठीक है ना, -14 करना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर हम इस प्रकार से देखेंगे A का संबंध Y से, Y का K से, K का आगे से हो जाएगा, तो फिर इनके बीच काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इनके जो अल्फाबेट दिए ना उनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। जैसे यहां पर देखिए, अगर यहां पे आप देखें तो अगर आप 1 में 3 प्लस कर दें 4 हो जाएगा, 4 में 3 प्लस कर दें 7 हो जाएगा, 7 में 3 प्लस कर दें तो 10 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा जैसे ही आप कोड लिखेंगे आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो जैसे हमने कोड लिखा हमको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे प्लस का 3 सब में हो रहा है। इसी प्रकार से आप सेकंड को जरा चेक करें, जरा YBS देखो, 25 माइनस 3 तो 22, 22 माइनस 3 तो 19, 19 माइनस 3 तो आपका 16। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 आपका 20। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अब जो आएगा उसमें माइनस होगा। दूसरी बात यह कि हम लेंगे क्या यहाँ पर, दूसरी बात यह आती है हम लेंगे क्या यहाँ पर। देखो यहाँ शुरुआत में A था, लास्ट में J है, यहाँ शुरुआत में Y है, लास्ट में P है। अब देखो अगर मैं यहां से कहूं आपसे कि यहाँ पे J है, तीसरे वाले में यहाँ K है, अगर मैं इसको फर्स्ट मान के चलूं कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है, और मैं आपको कहूं कि भाई फर्स्ट में लास्ट में क्या है J और थर्ड के लास्ट में शुरुआत में क्या है K, तो J के तुरंत बाद K लिया गया, J के बाद K, तो यहां पर क्या लिया जाएगा, देखो P। अब P की अगर मैं बात करूं तो P, अब देखो यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा माइनस, यहां पे क्या होगा माइनस, तो J के बाद में यहां पर K लिया गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो लिया जाएगा वो P के बाद क्या लिया जाएगा, Q लिया जाएगा। अब बारी आएगी Q की, अब बारी आएगी किसकी, Q की, ध्यान रखना इस बात को, बारी आएगी Q की। तो Q अगर हम लेते हैं तो यहां पर देखो भाई Q अगर लेंगे तो Q में प्लस का 3 होगा, जबकि हमको करना है माइनस का 3, हमें करना है माइनस का 3, तो Q तो फिर हमारा नहीं होगा भाई। यहां पे हमें करना है माइनस का 3, देखो ना यहां पे भाई प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का तो माइनस। अगर यहां पे Q लेते हैं तो Q एक ही ऑप्शन में है, Q माइनस का 3, तो यहां पे आपका आना चाहिए n, चूंकि 17 माइनस 3 14 और 14 होता है n का कोड, तो Q तो नहीं होगा। तो यहां पे आप क्या लेंगे, हम O लेंगे, क्या लेंगे O, और O में जो है O का कोड 15 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आएगा आपका L, और यहाँ पे L का कोड होता है 12 माइनस 3 तो आ जाएगा आपका 9, 9 किसका होता है I का, और I से जब आप आगे बढ़ेंगे तो I का कोड होता है 9, 9 माइनस 3 6 बचेगा, 6 होता है आपका F का कोड, तो आंसर आ जाएगा आपका QLIF। मेरी बात समझ में आ गई, मेरी बात समझ में आई भाई। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे J है, यहाँ पे K है, J के बाद यहाँ पे K लिया गया, ठीक है ना, तो P के बाद हम यहाँ पे O ले सकते हैं, Q ले सकते हैं, लेकिन Q लेने पे देखा ना हमने वहाँ की माइनस का 3 करने पे आंसर नहीं आ रहा, तो फिर अब किसको लेंगे, हम O को लेंगे। तो O को लेने पे देखो आंसर आ रहा है माइनस का 3 हो रहा है, और सीक्वेंस तो यही चलेगा ना भाई, प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 3 फिर माइनस का 3, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा OLIF, आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 to 6 मीन्स स्काई इज ब्लू, 24 मीन्स ब्लू कलर एंड 436 मीन्स कलर इज फन, विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स फन। एक निश्चित कोड भाषा में 5 to 6 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, 24 का अर्थ है ब्लू कलर, और 436 का अर्थ है कलर इज फन। तो उस भाषा में किस अंक का अर्थ फन है, 2 का, 3 का, 4 का कि 5 का। तो अब जरा यहां पर देखो इस क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहली बात
सीक्वेंस के आधार पर आप किसी का भी कोड निर्धारित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे 5 पहले नंबर पे है, तो भाई देखो 3 आपके यहाँ पर नंबर हैं और 3 वर्ड हैं, हर एक का एक ना एक कोड है, लेकिन सीक्वेंस के आधार पे नहीं है। जैसे यहां पे मैंने कहा कि 5 है शुरुआत में, तो वो स्काई का कोड हो जाएगा, नहीं। तो ये कैसे करेंगे? तो हम करेंगे कंपैरिजन के आधार पे, तुलना के आधार पे। कैसे, जरा उसको समझो। देखो यहां पे दिया है, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 5 to 6 का अर्थ है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, ओके। फिर है 2 4 का मीन्स है आपका ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्लू कलर, ओके। एंड 4 3 6 का मीन्स है, 4 3 6 का मीन्स है कलर इज फन, कलर इज फन, कलर इज फन। अब देखो आपने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड, और ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका थर्ड। क्लियर? अब आपको कोड किसका निकालना है? उस भाषा में किस अंक का अर्थ फन है, फन का कोड आपको चाहिए। तो आपको करना क्या है कि आपको 2 चीज ध्यान देनी है। फन का कोड जब आपसे पूछा गया है तो फन कहीं ना कहीं या तो 2 जगह आया हो, ठीक है ना, 2 जगह कहीं ना कहीं कॉमन हो। जैसे आपका जो है फन यहां पर आपका आया थर्ड में, फन और कहीं आ जाए, कहीं नहीं आया, तो फिर वो दोनों आपस में एक दूसरे से कट जाते और कोड निकल आता। या तो फिर फन जिस लाइन में आए, उस लाइन में वो सिंगल बचे, तो ही आप फन का कोड निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखो कलर इज फन, अगर कलर का कोड मिल जाता है, इज का कोड आप निकाल देते हैं, तो फन आपका सिंगल बचेगा। तो अगर यहां पर मैं देखूं और यहां पर अगर आप फर्स्ट और थर्ड को ले लें, फर्स्ट और थर्ड को अगर आप देखें तो फर्स्ट और थर्ड में देखो इज और इज दोनों में कॉमन है, इज और इज दोनों में कॉमन है। दोनों में कौन सा अंक कॉमन है? आपने कहा 6 से 6, तो इज का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। इज का कोड क्लियर हो गया कि 6 हो गया। तो कंपैरिजन के आधार पे आपको देना है। अब देखो अगर कलर का कोड मुझे और मिल जाए तो फन अकेले बच जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखें तो यहां से आपको इज का कोड मिला, इज का कोड मिला 6। अगर आप अब देखो फर्स्ट सेकंड में कुछ और कॉमन है? नहीं है, फर्स्ट सेकंड में कुछ और कॉमन नहीं है। अगर आप सेकंड और थर्ड ले लें, अगर आप सेकंड और थर्ड ले लेते हैं तो दोनों में देखें, यहां पर देखो भाई क्या है, कलर से कलर कैंसिल हो जाएगा, कोड में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे आपका निकल आया कलर का कोड, कलर का कोड कितना निकल के आया आपका 4। तो अब देखो यहाँ पे फन सिंगल बच गया और यहाँ पे 3 सिंगल बच गया। तो फन के लिए कोड क्या हो जाएगा? फन के लिए कोड हो जाएगा आपका 3, फन के लिए कोड हो जाएगा आपका 3। क्लियर? बात मेरी समझ में आ रही है? तो या तो ये 2 जगह कॉमन होता तो तुरंत निकल आता, नहीं फिर जिस लाइन में ये आया है उस लाइन में ये सिंगल बचे। तो देखो फन कलर और इसका कोड हमने निकाल दिया, फन सिंगल बच गया, फन का कोड 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फन का कोड क्या होगा आपका? 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन आपसे कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्रिएटिव CREATIVE is written as BDSBFUJS. How is triangle written in that code? एक निश्चित कोड भाषा में CREATIVE को BDSBFUJS लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ट्रायंगल को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, बताना किसमें कौन सा आपका सही होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोडिंग डिकोडिंग से, और कोडिंग डिकोडिंग की बात जैसे ही आती है तो बात आती है अल्फाबेट की, और अल्फाबेट की जैसे ही बात आती है तो बात आती है A to Z की, और A to Z की जैसे बात आती है तो बात होती है उसके कोड की। तो आपको कोड सारे के सारे लर्न है, नहीं लर्न है दिमाग में सोचिए, A1 B2 C3 D4 E5 F6
G7, H8, I9, J10, K11, L12, M13, N14, O15, P16, Q17, R18, S19, T20, U21, V22, W23, X24, Y25 एंड Z26। तो ये सारे कोड आपको लर्न करने हैं। इसी प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको 3 से 4 बार लर्न करा दिए ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। क्योंकि अल्फाबेट से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आपको दिखे तुरंत कोड की बात आपको करनी है। अब देखो इसको लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो क्रिएटिव को लिखा गया है ना इस रूप में, यहां से आप मेथड निकालेंगे। जो मेथड निकलेगा वो आप ट्रायंगल में अप्लाई कर देंगे। मेथड जो निकलेगा उनके बीच का डिफरेंस का हो, चाहे उनमें कुछ प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, जो भी उनके बीच का डिफरेंस निकले, जो मेथड निकलेगा वो एक सीक्वेंस में चलेगा, वो एक सीक्वेंस में चलेगा। तो यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया, क्रिएटिव, CREATIVE ये दिया गया है। इसको लिखा गया है BDS B, ठीक है ना, FUJS। हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट लिखना है ताकि कोई भी छूटे ना। अब दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है आपका जो है इनके कोड लिखना। ये इस प्रकार इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना आए कि भाई यहां पर तो इतने अल्फाबेट दिए गए, यहां पे कम तो नहीं है, इसलिए हर एक अल्फाबेट के नीचे एक अल्फाबेट लिखना है। अब देखो यहां पे इसके कोड लिखते हैं कितना, देखो C का कितना है 3, R का 18, E का 5, A1, ठीक है ना, और इसके अलावा ये क्या है T आपका 20, I 9, V22 और E है आपका 5। क्लियर। यहां पे देखो B का कितना है आपका 2, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका कितना 3, ये हो जाएगा आपका 18, B का है आपका 2, F का कितना है आपका 6, ठीक है ना, U21, Z आपका 10 और S आपका 19। अब जरा देखो, जैसे ही आपने कोड लिख दिए, अब आपको ये देखना है कि यहां पे लिखा है 3। अगर मैं 3 का रिलेशन 2 से देखता हूं तो 3 - 1 2, यहां पे 18 है, यहां पे 3 है। 18 माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 18 माइनस का 15 तो 3 आएगा। देखो यहां माइनस का 1, यहां माइनस का 15, यहां प्लस का आपका कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा आपका 11, नहीं प्लस का 13। अब देखो क्या कोई सीरीज बन रही है क्या, यहां माइनस का 1 है, माइनस का 15 है, प्लस का 13 है, फिर यहां पे प्लस का 1 है। क्या कोई सीरीज बन रही है, नहीं बन रही। जब नहीं बन रही तो कुछ और सोचिए। अब हम सोचेंगे कैसे, ये 3 है, 3 के नजदीक में इन सबसे ज्यादा कौन है, तो भाई 2, एक 2 यहां लिखा है, एक 2 यहां है। अगर इस 3 से मैं इस 2 का देखूं रिलेशन, अगर इस 3 से इस 2 का रिलेशन मैं देखूं तो आपने कहा यहां पे माइनस का 1 कर दो। यहां पे अगर माइनस का 1 मैं करता हूं तो देखो, अगर इस 3 का मैं इस 2 से रिलेशन देखता हूं तो इस 1 का रिलेशन मैं इस 2 से देख सकता हूं। तो आपने कहा कि भाई माइनस का 1, यहां देखो प्लस का 1। अब देखो इस 5 का रिलेशन मैं इस D से देख सकता हूं, इस S का रिलेशन R का रिलेशन मैं इस S से देख सकता हूं। S का कोड आपका 19 होता है, S का कोड कितना होता है 19। बात मेरी समझ में आ रही है आपको। यहां पे देखो 18 + 1 19, ठीक है ना। यहां पे मैंने इसका रिलेशन इससे देख लिया, इसका रिलेशन R का रिलेशन किससे देख लिया मैंने, S से, और E का रिलेशन किससे देखा है मैंने, E का रिलेशन देखा है मैंने किससे, D से, ठीक है ना। और A का रिलेशन किससे देखा है, B से, और C का रिलेशन किससे देखा है आपका इस B से। तो 3 - 1 2, फिर देखो यहां से 1 + 1 2, फिर 18 + 1 आपका जो है 19, और 5 माइनस का 1 आपका 4। यहाँ पे सारे कोड हम लोग देखिए आपका 4 होता है, कितना होता है, D का कोड 4 होता है, सॉरी, ठीक है ना। तो देखो यहां पे देखो प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का 1 माइनस का 1, दो के पेयर में, लेकिन जो प्लस और माइनस करेंगे उसमें क्रॉस में लिखना है।
कि इधर आपने दोनों में क्या किया, माइनस का 1 इधर लिखा, इधर दोनों में प्लस का 1 इधर लिखा, यहां से हमने एक लाइन खींच दी और इधर भी दो दो का पेयर बना लिया। देखो यहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 1, तो यहां पे हो जाएगा 20 माइनस 1 19, और यहां पे हो जाएगा आपका 9 प्लस 1 तो हो जाएगा 10। इसी प्रकार से अगर यहां पे देखें तो यहां पर देखो क्या है, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, गलत देखो यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 ऐसे चल रहा है, सॉरी क्या चल रहा है, देखो 3 माइनस 1 2 18 प्लस 1 19 5 माइनस 1 4 1 प्लस 1 2, तो यहाँ पे क्या चल रहा है आपका माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है ना। और ये ग्रुप में बांट दिया गया, 4 का ग्रुप इधर 4 का ग्रुप इधर, तो 20 माइनस 1 19 और 9 प्लस 1 आपका 10। अब यहां पे माइनस की बारी आएगी तो 22 माइनस 1 21 और 5 प्लस 1 आपका 6। तो सीरीज क्या चल रही है, देखो मेथड क्या आपको मिलेगा, तो मेथड जो आपको मिलेगा वो है आपका प्लस नहीं माइनस 1 फिर आपका प्लस 1 फिर आपका माइनस 1 फिर आपका प्लस 1, ये आगे इस प्रकार से चलता रहेगा। क्लियर। तो 4 4 का ग्रुप आपको बना के यहाँ पे प्लस माइनस 1 और प्लस 1 का रूल लगाना है। तो आपसे पूछा क्या गया है, ट्रायंगल TRIANGLE, ओके। तो यहाँ पे जरा देखो T का कोड कितना होता है, आपने कहा 20, R का 18, I का 9, A का 1, N का 14, G का 7, L का 12, E का कोड 5। 4 4 के ग्रुप में इनको डिवाइड करना है, तो यहां से आप एक लाइन खींच दो ऐसे, ठीक है ना। यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका होगा माइनस का 1, तो देखो यहां पे जो आप लिखेंगे माइनस सबसे लास्ट में इधर जाएगा, इधर वाला सबसे शुरुआत में आएगा, तो माइनस का 1 तो यहाँ पे यस आएगा, फिर प्लस का 1 तो यहाँ पे 18 1 19, तो यहाँ पे फिर से ऐसा आएगा। यहाँ पे आपका देखो माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे H आएगा, प्लस 1 तो यहाँ पे B आएगा, तो BH+S। अब देखो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 1 तो 14 में से 1 गए 13, लास्ट में M आएगा, फिर प्लस का 1 7 1 8 तो यहाँ पे H आएगा, 12 माइनस 1 तो यहाँ पे 11 तो यहाँ पे K आएगा, और 5 1 6 तो यहाँ पे F आएगा। ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर बनेगा BH+S FKHM। BH+S देखो किसमें दिया गया है, तो आपने कहा BH+S तो आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। BH+S के बाद क्या है, FK। अब देखो यहाँ पे FKHM, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, A आपका सही आंसर होगा। BH+S FKHM ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको वहां पर अल्फाबेट के कोड के द्वारा ही लगाइए, कम समय में आप जल्दी आंसर निकाल पाएंगे और आप मेथड भी आसानी से पहचान पाएंगे। क्लियर है। तो जब भी आपसे कोडिंग, जब भी बात अल्फाबेट की है, हमेशा आप उसके कोड के द्वारा ही उसको सॉल्व कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।